प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं 804 जो सब्जेक्ट है आपका, जिसको भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास के नाम से आप जानते हैं। इसके प्रश्नों को देखेंगे कि इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो ये नोट्स आप देख रहे हैं यही आपके प्रश्न बनते हैं। इससे पहले 801, 802, 803 सब्जेक्ट जो है करा दिए गए हैं, और समय से पहले अगर आप इन सब्जेक्ट्स को तैयार कर लेते हो, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि ये सब्जेक्ट आपको ये तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने हैं। ये 801 है, 802 है, 803 है, 804 है, 805, 806, यानी कि ऑल सब्जेक्ट्स आपको तैयार करने हैं। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से, जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं समय से पहले ले लें। तो नोट्स जो हैं आपके फर्स्ट ईयर के 499 में ऑल सब्जेक्ट उपलब्ध हैं, यानी कि आप सारे के सारे विषय जो है आप 499 में ले सकते हैं। और सेकंड ईयर के जो नोट्स हैं वो 599 में उपलब्ध हैं। ये सारे नोट्स आप ले सकते हैं। माध्यम क्या है, जीपे करिए आप, या फिर आप फ़ोन पे करिए, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, उचित लगता है, दोनों में से कोई ऑप्शन चूज़ करिए। नंबर आपके सामने डिस्प्ले है, और जैसे ही आप जीपे या फ़ोन पे कर देते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है यही है, सेम टू सेम, ठीक है। इसी नंबर पे जो है आपको स्क्रीनशॉट अपना भेज देना है, और जैसे ही आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको नोट्स का पीडीएफ जो है प्राप्त हो जाएगा, इमीडिएट प्राप्त हो जाएगा। उसमें आपको कहने की या बोलने की संभावनाएं व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी चलते हैं हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या उस क्वेश्चंस में आंसर लिखने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और बता दूं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ बताता हूँ, हमेशा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो है परेशानी ना हो। तो इसमें क्या है, आपके जितने भी विषय हैं, 801 हो, 802 हो, 803 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हुए हैं, उन सभी विषय को जो है एग्ज़ाम के पहले दिन से पहले पढ़ लेना है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उससे पहले ही आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ लेना है। ये बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी आपकी इच्छा है, आप उसको करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपको सफलता चाहिए, और वो भी सफलता कैसी चाहिए, 80% की, 90% की, तो सफलता के लिए जो है सारे विषय को आप सबसे पहले पढ़ लें। भाषा का अर्थ लिखिए। भाषा क्या होती है, तो इसका अर्थ के बारे में पूछता है आपसे। तो भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा जो है संस्कृत के भाष धातु से निर्मित है। तो ये ध्यान रखना है कि भाषा किससे निर्मित है, तो भाष धातु से निर्मित है। वो भी कौन से भाषा से, संस्कृत भाषा के भाष धातु से। ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा जो है आप बता सकते हैं कि जो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कभी कभी पूछेगा आपसे भाषा का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है कहना या बोलना, ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा जो है आपसे डायरेक्ट पूछ ले भाषा क्या है, तो भाषा के बारे में बता सकते हो, भाषा जो है विचारों के अभिव्यक्ति की माध्यम होती है, यानी कि हम अपने विचार जो है प्रकट करते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन बनती है, जहाँ पे पूछा गया है महाकवि दंडी ने क्या लिखा है भाषा के बारे में। वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा वर्तते, यानी कि हम बोल सकते हैं वाणी के माध्यम से ही लोक व्यवहार की सिद्धि होती है, यानी कि हम जो है दूसरों से अपनी पहचान बना पाते हैं, उपलब्धियां ग्रहण कर पाते हैं। ये महाकवि दंडी ने कहा है। तो ये सारे डेफिनेशंस आपको ध्यान रखने हैं जो हमने हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ पे। इस तरह से ऑस्ट्रेलियाई जो महाविद्वान हैं, जिनको हम महा या भाषाविद बोलते हैं, हाइलिडे, उनके अनुसार क्या बोलते हैं हम, जब हम कुछ भी सीखते हैं तो अर्थ निकालकर समझ बनाते हैं। या ठीक है ना, हम कुछ भी सीखते हैं तो उसका अर्थ तो निकालते हैं, यार क्या बोला इसने, यार कुछ समझ में नहीं आया, तो उसको एक बार समझते हैं। तो अर्थ निर्माण के लिए भाषा ही सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप बिल्कुल समझदार हैं, और इन नोट्स को बड़े तरीके से याद करना है। अगर इसमें आपने कोई भी त्रुटि करी तो आपकी परसेंटेज जो है थोड़ी सी डाउन हो सकती है, ये ध्यान रखना है। अगर आप हमारे जो भी नोट्स हैं, जैसे कि हमारे पास सेकंड ईयर के नोट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे तो हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, लेकिन जो द्वितीय वर्ष के बच्चे हैं वो तो हमारे से फर्स्ट ईयर से ही जुड़े हुए हैं। वो बच्चे बोले सर हमारे फर्स्ट ईयर के आपसे हमने जो पढ़ा था, 86, 89, 82, 85, 90, 91, 92, इस तरह से परसेंटेज बने हुए हैं हमारे बच्चों का। आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा, जो भी आप पुराने अगर कमेंट पढ़ सकते हैं, आप समय तो नहीं होगा आपके पास इतना। तो हमने जो है जो बताया है आप फॉलो कीजिए, उसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो परेशानी से बचने के लिए हम पहले बता रहे हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, अगर आपको अभी वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है नोट्स ले सकते हैं, जो कि मैंने आप यहाँ पे इस माध्यम से बताया कि फर्स्ट ईयर के नोट्स जो है 499 में उपलब्ध हैं सभी सब्जेक्ट के। जितनी जल्दी पढ़ सकते हैं आप उतना बेहतरीन होगा, क्योंकि आपके पास में रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप लेट करेंगे, जितना ज़्यादा लेट करेंगे, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है आपको थोड़ा सा दुखी करने वाले हैं।
तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट्स जो है पहले ही पढ़ लेने हैं, एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट्स आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है, 2 बार पढ़ लेना है, 3 बार। और जिस बच्चे ने, मैं बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने 3 बार अगर हर सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया है ना, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ वो तो 90 क्रॉस कर जाएगा। 90 क्रॉस करने का मतलब जानते हो आप, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको डीएलएड की। तो ये ध्यान रखना आपको। और कुछ भाषा की परिभाषाएं हैं जो किसने दी थी, पूछ लेता है। जैसे कि आपसे दिया जाएगा, भाषा उच्चारण अव्ययों से उच्चारित, यानी कि मनमाने ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है? तो आपसे पूछेगा, तो आप कैसे बताओगे ये कथन किसका है? भैया ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का कथन है। इस तरह से ब्लैक एंड ट्रेगर ने कौन सा कथन कहा है ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से भाषा व्यवहार की क्षमता मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है, मानव मस्तिष्क की अंतर्निहित क्षमता है। ये किसने कहा, ये परिभाषा किसने दी है, किसके द्वारा दी गई है? ठीक है, तो आपको जो है याद रखना है चॉम्स्की की है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या इसमें बताना है आपको। भाषा की प्रकृति या स्वभाव क्या होती है? तो भाषा की प्रकृति या उसके स्वभाव के बारे में जो है निम्नलिखित जो है बातें महत्वपूर्ण हैं। भाषा जो है मानव निर्मित व्यवस्थित तंत्र है। मतलब हम जो जिस संसार में जी रहे हैं वहाँ पर हम अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे आप अभद्र बोलते हो, अभद्र मतलब होता है कि समाज में जो भाषा नहीं चलती वो भाषा आप बोलते हो, गाली गलौज करते हो, तो आपको जो है ना कोई लोग पसंद नहीं करेंगे, आपसे कोई बात करना पसंद नहीं करेगा, आपको अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करेगा, अपने साथ कोई ले जाना पसंद नहीं करेगा, अपने साथ कोई घुमाना पसंद नहीं करेगा, यहाँ तक कि आपके परिवार ही आपका विरोध करेंगे। तो यही चीज़ है कि भाषा जो है मानव के द्वारा निर्मित है, और ये निर्मित व्यवस्था जो है ये बिल्कुल सटीक रूप से चलती है, इसीलिए इसको तंत्र बोलते हैं। जैसे कि हमारा शरीर है ये तंत्र है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस तरह से दूसरा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ये आपके ध्वनियाँ जो हैं ये अर्थ नहीं रखती अगर आप इसको उल्टा सीधा बोलोगे तो। मैं कल गया था, मैं गया कल था हूँ, इस तरह से बोल दोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो इसको शब्द या वाक्य के रूप में सही क्रम में जो है आपको बोलना होगा। इस तरह से भाषा के हम बता सकते हैं, भाषा जो है क्या है, एक सार्थक इकाई शब्द होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे बताई जा रही है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वो शब्द होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा की आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, एमसीक्यू बने चाहे खालिस्तान बने चाहे वन वर्ड बोले, तो यहाँ बोलेगा भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, या भाषा की सार्थक इकाई खालिस्तान होती है, या भाषा की सार्थक इकाई को कहते हैं। ए बी और सी और डी ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो शब्द होते हैं, उसके आगे जो है आप इनको समझ सकते हैं। भाषा कैसी होती है, तो भाषा मूलतः जो है मौखिक होती है, हम जो है बात करके ही समझा पाते हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो है आपका कैसा क्वेश्चन बनेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको किसमें लिखनी है, भाषा की प्रकृति और स्वभाव कैसी होती है, भाषा क्या कहती है अपने बारे में, ये चीज़ आपको बतानी है। तो भाषा के बारे में हमने समझ लिया, जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो यहाँ पर आ जाइए। अब अगला जो क्वेश्चन बनता है आपका इस पेपर से, भाषा का महत्व समझाइए। भाई भाषा का महत्व क्या है? तो भाषा जो है अभिव्यक्ति का माध्यम है, ठीक है, महत्वपूर्ण साधन बोल सकते हैं। साथ ही साथ भाषा जो है सामाजिक संपर्क और सहयोग बढ़ाने का माध्यम है। हम समाज में किसी से भी बात करेंगे, कहीं भी जाएंगे तो हमारा भाषा ही काम करता है। आप उड़ीसा के हो, आप राजस्थान में चले जाओ, आपकी कोई भाषा नहीं समझेगा, लेकिन आप धीरे धीरे जो है उस भाषा को समझो कि यार यहाँ पर तो ऐसे बोला जाता है, तो हम क्या करते हैं, उससे सामाजिक संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, संयोग जो है अपने आप बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो पार्ट आपका इसमें क्वेश्चन में बनता है वो क्या बनता है उसकी बात करें। देखिए ये सारे महत्व आपको लिखने होंगे, जहाँ पे महत्व को, जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन समझाना होगा मैं समझाता हुआ रहूँगा। बाकी ध्यान रखना है, एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ये वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं एग्जाम से पहले पढ़ लीजिए। अगर आप वीडियो के माध्यम से पढ़ लेते हैं तो ये बेहतरीन है आपके लिए। लेकिन आप वीडियो के माध्यम से नहीं पढ़ पाते हैं, जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे वीडियो के माध्यम से नहीं, मुझे नोट्स के माध्यम से पढ़ना है, तो नोट्स आप जो है आज के दिन, अभी के दिन, अभी अभी ले सकते हैं। सारे सब्जेक्ट एक साथ ही मिलेंगे आपको। बहुत सारे बच्चों ने ले लिए हैं, मैक्सिमम बच्चों ने तो ले लिए हैं, और कुछ बच्चे बच्चे हैं जो ले रहे हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुभाषिता को परिभाषित कीजिए, बहुभाषिता क्या होता है? तो ये 1 नंबर का भी बनता है, 2 नंबर का भी बनता है, 3 नंबर का भी बनता है, ध्यान रखना है आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
अब यहाँ पे जो हम बता सकते हैं बहुभाषिता क्या होती है। बहुभाषिता मतलब बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला, ठीक है। एक से अधिक भाषाओं को सहजता से बोलने की क्षमता ही बहुभाषिता कहलाती है, तथा ऐसे बालक जो है बहुभाषी बालक कहलाते हैं। अब देखो, डोगरी बोला जाता है, हमारे पंजाबी बोला जाता है, सिंधी बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, गुजराती बोला जाता है, मराठी, कोंकणी, उसके अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं बोली जाती हैं बिहारी, नेपाली, संस्कृत, ठीक है। और यूपी की लैंग्वेज भी है मिलता जुलता, तो इस तरह के बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। तो जो बच्चे इसमें से दो चार लैंग्वेज भी बोलते हैं, उनको समझ में आता है, तो वो समझ लो कि वो बहुभाषी बालक हैं। और उन भाषाओं का ज्ञान करने वाला बच्चा जो है वो बहुभाषिता के अनुरूप कहलाता है, ठीक है। भाषा एक बहुभाषी देश भारत एक बहुभाषी देश है, यानी कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इस कारण यहाँ पर त्रिभाषीय सूत्र लागू किया गया। त्रिभाषीय सूत्र क्या होता है, इसके बारे में हम आगे एक प्रश्न बनता है, इसके लिए स्पेशल क्वेश्चन बनता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। त्रिभाषीय सूत्र जो है क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। एमसीक्यू या खालिस्तान या एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। आगे आपको ये एमसीक्यू भी दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो के माध्यम से, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो है प्रश्नों को आपको, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आप जितना जल्दी पढ़ सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, उतना जल्दी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके बड़े प्रश्नों में से ही एमसीक्यू बनते हैं। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू कहीं लाद दिया जाता है, आपके ऊपर थोपा जाता है, ऐसा नहीं है। जैसे ही बड़े क्वेश्चंस देखते हैं, ये किसी की परिभाषा है, ये किसने दिया था, कौन से सन में दिया था, ये कहाँ के निवासी हैं भारतीय संविधान क्या होता है, उसमें कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है, कितनी अनुसूचित भाषाओं को दर्जा दिया गया है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझदारी से पढ़ना है, हाईलाइट करते हुए पढ़ना है, जैसे मैंने अभी आपको हाईलाइट करके दिखाया, आगे भी हाईलाइट करते हुए बताऊंगा मैं। आपसे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा की विशेषताएं बताइए, या भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं समझाइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, और ये बनेगा मार्क मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मार्क्स का, ठीक है। तो भाषा जो है अर्जित संपत्ति है, यानी कि हम जो है अपने परिवार से, समाज से लेते हैं, इसलिए अर्जित है ये। भाषा व्यवहारिक कुशलता है, यानी कि हम किसी से व्यवहार करते हैं तो हमारे भाषा के द्वारा ही होती है। भाषा प्रतीकात्मक है, यानी कि हमारे प्रतीक को दर्शाती है कि हम कहाँ से हैं, क्या चीज़ बोलना चाहते हैं, हम क्या समझाना चाहते हैं, हमारे को सब कुछ ये भाषा ही देती है। भाषा जो है साधन है, बिल्कुल है। भाषा साधन नहीं होती तो आप कहीं भी, किसी भी अपने राज्य, अपने गांव से दूसरे राज्य, दूसरे गांव में ट्रेवल नहीं कर पाते, इसलिए भाषा जो है एक साधन है। भाषा समाज का चित्रण करती है कि आप किस समाज से आए हुए हो, आप पंडित हो, लखनवी हो, नवाबी हो, राजाओं हो, जो आपके राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, किस तरह का है समाज आपका, वो बता देता है। भाषा परिवर्तनशील भी है, बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पे रहो या फिर आप विदेश में चले जाओ, ठीक है, आपने यहाँ पे बहुत सारी मराठी बोल ली होगी, गुजराती बोल ली होगी, अंग्रेजी बोल ली होगी, जो भी बोला होगा आपने। जैसे ही आप किसी देश में चले जाओगे, वहाँ के उस समाज के उस जगह की जो है भाषा आप सीख जाओगे। तो भाषा क्या है, परिवर्तनशील है, यानी कि भाषा बदल सकती है। अब आ जाइए, यहाँ पे देखिए, चामस्की के अनुसार प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जो है क्या होती है, जन्मजात होती है। किसने कहा ये कथन, चामस्की ने कहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि चामस्की का कथन है, ठीक है। कि चामस्की के अनुसार प्रत्येक बच्चे में भाषा के सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है। तो यहाँ पर जो है चामस्की बोल रहे हैं ये कथन, तो इस कथन को थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, तो मेरे को कलर करने की जरूरत नहीं है। श्रवण कौशल का महत्व लिखिए, यानी कि जो सुनने का जो हमारा कौशल होता है, हमारी कैपेसिटी है, उसका क्या महत्व है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आप बता सकते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इसमें आपको ढंग से समझाना है जिस तरह से मैंने समझाया हुआ है। तो इसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा, जो ज़्यादा है ना, आपका इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, 3 नंबर का बनता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जब आप नोट्स लेंगे, जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, तो उनको ये सारे क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ आपको एक बात बता दूं कि जब आप नोट्स लोगे तो आपको ब्लूप्रिंट भी मिल जाएगा, यानी कि हर सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट उसमें लिखा होगा कि ये चैप्टर कितने नंबर का है, उसमें से एमसीक्यू कितने बनेंगे, फिलअप्स कितने बनेंगे, और साथ ही साथ बड़े क्वेश्चन कितने बनेंगे, और कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होगी। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद जो हैं आपको बताना है, तो वाचक शब्द होता है, लक्षक शब्द होता है, व्यंजक शब्द होता है, और उपरोक्त शब्द, यानी कि आपका जो है सारे के सारे आंसर सही हैं, तो यहाँ पर द ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा निश्चित प्रलय के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निष्कृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है
जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यह कथन किसका है? तो भोलानाथ तिवारी का है। ध्यान रखना, भोलानाथ तिवारी ने बहुत सारे कथन दिए हैं भाषा के बारे में, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, यह कथन किसका है? तो ये श्याम सुंदर दास का है कथन। आपको सारी चीजें याद रखना है। इस तरह से प्राय उद्देश्य वह व्यवस्थिति परिवर्तन है जिसे क्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है अथवा जिसके लिए हम क्रिया करते हैं। यह परिभाषा किसने है, किसकी है? तो ये एनसीईआरटी की है। ध्यान रखना, एनसीईआरटी की है ये परिभाषा। हमेशा ये क्वेश्चन बनता है। कई बार तो विद्यार्थी सोचते हैं यार मैं तो कुछ भी नाम लिख दूंगा। तो ये ध्यान रखना है, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना कि ये भाषा किसने, ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा किसकी है, तब तक जो है डीएलएड का एग्जाम में या तो आप पास हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट नहीं ला सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभाषा नीति के अनुसार इसमें कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो देखिए, एक तो क्षेत्रीय मातृभाषा जिसको बोलते हैं, हमारे जो सामाजिक भाषा होती है जिसमें हम बात करते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, पूरा समाज समझता है, वो क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा हो जाएगी हमारी। दूसरा जो है हमारी हिंदी भाषा हो गई, और तीसरी जो है हमारी अंग्रेजी भाषा हो गई। तो इन तीन भाषाओं को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जो है निर्गमित किया गया है। विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास का वर्णन कीजिए, अथवा बच्चों के भाषा विकास की अवस्थाओं के नामों का उल्लेख कीजिए। तो शिष्यावस्था में भाषा कैसी हो सकती है, इसके बारे में हम समझा सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना है। बाल्यावस्था में भाषा का विकास कैसा होता है ये बताना है हमें, तो इस तरह से समझा सकते हैं। किशोरावस्था में भाषा की विकास कैसी होती है ये बता सकते हैं। भाषा विकास के प्रभावी कारकों का वर्णन कीजिए। ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है, मैं लिखूं क्या। भाषा भाषा भाषा, हर क्वेश्चन में भाषा, तो फिर आप करोगे क्या? तो अभी से पढ़ लो भैया। करोगे क्या? करोगे यही ना कि अभी से पढ़ लोगे, और अभी से पढ़ लोगे तो ये भाषा वाला जो एक शब्द है ना, जो सब क्वेश्चनों में आएगा, तो आपको हिला देगा। भाषा क्या है, भाषा का उद्देश्य वर्णन कीजिए, भाषा का प्रभाव बताइए, भाषा के कारकों का वर्णन कीजिए, भाषा के प्रभावी लक्षण बताइए। तो आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे यार, लक्षण की जगह कारक लिख के आओगे, कारक की जगह जो प्रभाव लिख के आओगे, प्रभाव की जगह उद्देश्य लिख के आओगे, यहाँ पे समस्या हो जाएगी। और जैसे ही ऐसी समस्या आई तो आपके नंबर गए। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो भाषा विकास के प्रभावी कारकों का वर्णन अगर हम करते हैं, इसमें स्वास्थ्य होता है, वृद्धि होती है, और किसके किसके अनुसार है ये भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ध्यान रखना है, जो चीज़ें लिखी गई है ना, इसको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बस अरे यार मैं तो कर लूंगा, ऐसा करते हुए जो बच्चे गए तो वो गए। अकलाना है, सामाजिक आर्थिक स्तर है, ये सारी चीज़ें हैं, यौन है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इसमें आपका पारिवारिक संबंध भी है, ठीक है। हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? भाई हिंदी शिक्षण जो होता है इसके सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं ये आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे, बताओ। तो इसको बताने के लिए जो है आपको सिंपली जो है यहाँ पे जो मैंने आंसर बताए हैं, जिस तरह से मैंने आपको प्रकट किया है कि किस तरह से लिखने हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, तो पॉइंट वाइज लिखिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट लिख दीजिए, 7 पॉइंट लिख दीजिए। इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा ताकि आप कोई अगर पॉइंट भूलते हैं तो आपको अगला पॉइंट याद आ जाए। तो इस तरह से पॉइंटों को आपको लिखना है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये नोट्स के माध्यम से आप नोट कर सकते हो, या वीडियो के माध्यम से नोट करिएगा, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। 6 तक यहाँ तक है, और 7 से आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 तक है, उसके बाद जो है 15 तक है, ठीक है। मानक भाषा क्या होती है भाई? मानक का क्या अर्थ होता है? मतलब सर्वमान्य, जो यहाँ पर कहीं भी आप जाएं तो उसको माना जाए, तो उसको बोलते हैं मानक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मानक पद्धति। इसके बारे में अगर और आप लिखना चाहते हो तो आप बता सकते हो, किसी भाषा का सर्वमान्य रूप यानी सभी जगह मानने वाला, या सर्व स्वीकृत रूप यानी सभी जगह स्वीकार करने वाला, या सर्व प्रतिष्ठित रूप यानी कि सभी जगह उसका सम्मान हो, एवं स्थिर रूप यानी कि वो बदलता ना हो, वही मानक भाषा कहलाता है। तो मानक भाषा के बारे में इस तरह से पूछा जाता है। मानक भाषा के बारे में 3 पॉइंट दिए, इससे बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं है। बाकी जो बनेगा वो अलग बनेगा। मानक भाषा के बारे में कैसा क्वेश्चन बनता है, देखिए। मानक भाषा की प्रकृति, लक्षण और विशेषताएं। आपसे प्रकृति पूछे, लक्षण पूछे, विशेषताएं पूछे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉइंट आपको हाईलाइट किए गए हैं, सर्वमान्य होती है, एक रूपता होती है, मानक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, व्याकरण के नियम इसमें जो है होते हैं, भाषा का शुद्ध रूप होता है, औपचारिक जगहों पर जो है इसका प्रयोग किया जाता है, सर्वव्यापक होता है, और प्रतिनिष्ठित होता है। परिनिष्ठित परिभाषा भी जो है इसकी भाषा की होती है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कैसा बनेगा, इकाई योजना की विशेषताएं या लाभ बताइए।
यूनिट प्लान का लाभ या विशेषताएं क्या होती हैं, तो आप बता सकते हो। इस तरह से जो पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, यही पॉइंट आपको समझाने हैं उसमें, याद रखिएगा। अब इसके बाद जो है आपसे क्या पूछा जाएगा, एक चीज़ पूछा जाएगा कि आपका पाठ योजना और इकाई योजना में अंतर क्या होता है। पाठ योजना क्या होती है, इकाई योजना क्या होती है, इसमें अंतर बताइए। तो अंतर आपको ऐसा सोचोगे पाठ योजना भी वही होती है होगी यार, इकाई योजना भी वही होती होगी। नहीं, पाठ जो है योजना, ये पाठ को पढ़ाने या समझाने के लिए जो बनाई जाती है। इकाई योजना जो होती है, ये अधिक इकाइयों को पढ़ाने के लिए बनाई जाती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से जो है आपको डिफरेंसेस बताने हैं। डिफरेंसेस बताते समय ध्यान रखना है, और इस तरह के क्वेश्चन ही बनेंगे आपके। बाकी और भी है 3 पॉइंट, इनको भी आप नोटिस करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पठन कौशल, वाचन कौशल और वाचित कौशल, रीडिंग स्किल जो है किस तरह की होती है, क्या बोलते हैं। वाचन के शब्द का क्या होता है, तो वाचन शब्द जो है वाक धातु से बना हुआ है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है। और वाणी अर्थात लिखे हुए शब्दों का उच्चारण करना। पठन शब्द जो है पठ धातु से बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, और जिसका अर्थ होता है कुछ छपा हुआ पढ़ना, यानी जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना। तो यानी कि हम अगर हम बताएं, तो अतः लिखे हुए या छापे हुए शब्दों का उच्चारण करना ही पाठन या वाचन होता है। ठीक है, वचन होता है, वाचन बोलते हैं जनरली। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे वाचन कर लीजिएगा। सॉरी। इस प्रकार पठन कौशल का अर्थ लिखित सामग्री का ठीक प्रकार उच्चारण करने की योग्यता से हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया। अब आइए थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ कि ये पठन कौशल, वाचन और वाचित कौशल क्या होते हैं। पठन के प्रकारों की बात करें तो अब पठन के प्रकार क्या है, सस्वर वाचन। सस्वर मतलब खुद बोल के पढ़ना। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक लड़की है जो किताब को लेकर के पढ़ रही है, तो ये खुद बोल के पढ़ रही है। ठीक है। और मौन वाचन क्या होता है, तो मौन वाचन जो है, अभी सस्वर पहले हमने समझ लिया। और मौन वाचन क्या होता है, मौन वाचन मतलब कि अपने मन में ही पढ़ना। अब इसके बाद में आदर्श वाचन होता है। अब आदर्श वाचन क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ मात्राओं का ध्यान रखते हुए अच्छी तरीके से समझाते हुए पढ़ा रहे हैं, तो वो होता है आदर्श वाचन। ठीक है। आपसे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, आदर्श वाचन समझाइए, अनुकरण वाचन क्या होता है, व्यक्ति वाचन से आप क्या समझते हैं, सामूहिक वाचन का क्या अभिप्राय है, गंभीर वाचन को आप कैसे समझा सकते हैं, द्रुत वाचन का अर्थ लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आदर्श वाचन क्या होता है, जिसमें मात्राओं की शुद्धि, व्याकरण संबंधी सारी त्रुटियों को जो है उसमें निकाल करके जब हम वाचन करते हैं, बिना रुके हुए, बिना हकलाहट के समझाते हुए, तो उसको बोलते हैं हम आदर्श वाचन। दूसरा जो है अनुकरण वाचन। अनुकरण का मतलब होता है कि आपको अध्यापक ने पढ़ाया। ठीक है। अब ये अध्यापक पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे बच्चे जो है इसको सुन रहे हैं। अब ये बच्चे सुनने के बाद में क्या करेंगे, इस अध्यापक ने जो पढ़ाया है उसको लिखेंगे या बोलेंगे। जैसे कि हम देखते हैं छोटी छोटी जो आपने, अगर आपके अगल बगल में स्कूल हो, आप तो खैर डीएलएडी कर रहे हैं, तो आपको पता ही है कि डीएलएडी पे क्या होता है, कि आपको समझाया जाता है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो आपके अगल बगल में स्कूल होंगे, आप जब बचपन में स्कूल गए होंगे तो आपको ध्यान होगा कि एक बच्चा खड़ा होके ए फॉर एप्पल, तो सारे बच्चे बोलेंगे या ए फॉर एप्पल। फिर वही बच्चा दूसरा बोलेगा बी फॉर बॉल, तो सारे बच्चे बोलेंगे बी फॉर बॉल। तो यहाँ पर जो है अ फॉर अनार भी बोलते हैं हम, जैसे कि अ से अनार होता है। तो इस तरह से आप जो बोलोगे उसका पीछे जो उच्चारण करेंगे, तो उसको अनुकरण वाचन बोलते हैं। यानी कि उसके आदेशों का पालन करते हुए जो वाचन होता है, उसको हम अनुकरण वाचन बोलते हैं। ये सस्वर वाचन के पार्ट्स हैं, ध्यान रखना। सस्वर वाचन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 4 प्रकार के इसके जो है भेद होते हैं, या सस्वर वाचन के 4 इकाइयां होती हैं। तो यहाँ पर जो है आदर्श वाचन होता है, अनुकरण वाचन होता है, व्यक्तिगत वाचन यानी कि अकेले अकेले खुद ही पढ़ना, मतलब किसी को सुनाने की जरूरत नहीं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, खुद पढ़ो आप। तो व्यक्ति वाचन हो गया, व्यक्तिगत वाचन हो गया। सामूहिक वाचन जो है एक समूह में पढ़ना, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 लड़कियां हैं, तो दोनों का समूह बन गया। अब ये दोनों बच्चे हैं, ये पढ़ रहे, तो सामूहिक वाचन हो गया। अब इसके बाद जो है एक गंभीर मौन वाचन जो है दूसरा प्रकार होता है। ध्यान रखना है, मेन जो पठन के प्रकार है वो 2 ही होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। लेकिन आपसे पूछ ले सस्वर वाचन के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 होते हैं, और मौन वाचन के कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें 2 वाचन होते हैं। मौन वाचन में क्या होता है, मौन वाचन में अपने मन के अंदर पढ़ना, किसी को सुनाई नहीं देगा आप क्या पढ़ रहे हो। गंभीर वाचन यानी कि आपको एक लिस्ट दी गई है,
यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें मैं बोलूँ कि इसको थोड़ा सा याद कर लो ढंग से, मैं आपको इसमें से क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप इसको गंभीर रूप से पढ़ोगे, हर पॉइंट को, हर लाइन को, हर पैराग्राफ को आप बहुत तरीके से पढ़ोगे, ठीक है। और ढंग से पढ़ने का मतलब होता है कि आप उसको गंभीरता से पढ़ रहे हो, तो ये होगा आपका गंभीर वाचन। लेकिन द्रुत वाचन का मतलब है कि मैंने आपको एक लिस्ट दी इस तरह से, और मैंने बोला कि आप अपना नाम जो है इसमें बताइए, तो आप जो है ना किसी का नाम जल्दी से नहीं पढ़ोगे, आप अपने नंबर, अपना मतलब जो नाम का जो स्वरूप है उसको ढूंढोगे, तो उसको बोलते हैं द्रुत वाचन, ठीक है। द्रुत वाचन में केवल वो चीज़ें पढ़ी जाएंगी जो आपसे केवल पूछा जाएगा कि भाई इस लिस्ट में से वो चीज़ निकालो, 991 कहाँ पर है, फटाफट आप 991 देखोगे, ये नहीं देखोगे 8 से क्या शुरू हो रहा है, 88 बहुत सारे लिखे होंगे लेकिन 8 वाला पढ़ोगे नहीं, आप 9 ढूंढोगे, आप 9 को सर्च करोगे, तो ये होता है द्रुत वाचन। लेकिन गंभीर वाचन, हर लिस्ट के हर एक अक्षर, हर एक पंक्ति को, हर एक लाइन को आपको जो है पढ़ना होगा। द्रुतवाचन मतलब कि जो काम की चीज़ है केवल उसी को मैं सर्च करूंगा, यही होता है मेरा द्रुतवाचन, ठीक है। आगे बढ़िए। पठन कौशल विकास के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, या पठन कौशल विकास को कैसे हम जो है पूरा कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पठन कौशल विकास के उद्देश्य लिखिए और पठन कौशल विकास के उद्देश्य को समझाइए, तो इस तरह से आप जो है सारे पॉइंटों के माध्यम से समझा सकते हैं, ये सारे पॉइंट आते हैं इसमें, ठीक है। बच्चों में पठन कौशल विकास की विधियां क्या क्या हैं? अक्षर बोध विधि है, वर्णोच्चारण विधि है, देखो और कहो विधि है, ध्यान साम्य विधि है, या सॉरी ध्वनि साम्य विधि है, वाक्य शिक्षण विधि है, साचार्य विधि होती है, कविता विधि होती है, संयुक्त विधि होती है। सारे के सारे बच्चों में पठन कौशल की विधियां हैं, जो कि हम पहले अक्षर सिखाएंगे, अक्षरों के बाद में उसके वर्णों को सिखा करके उसका उच्चारण कराएंगे, फिर उसको देखने को बोलेंगे बच्चे को, और फिर उसको बोलेंगे कि कहो कि तुमने क्या देखा है। ध्वनि साम्य विधि मतलब आप सुनिए और उसको बोलिए। वाक्य शिक्षण विधि यानी कि हम वाक्यों को समझाएंगे। तो इस तरह से जो है ये सारी की चीज़ें आप लिख सकते हैं, इसमें से आपको ये विधियाँ याद रखनी है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बता देना है पाठ्य सहगामी क्रिया क्या होती है। यहाँ पे जो है आपको बताया गया है, यानी कि विद्यालय के अंदर जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जो साथ साथ की जाएं, वो सारी की सारी सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं, जिसमें खेल हो सकता है, संगीत, कला, अभिनय, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। इसी के अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कैसा बनता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता एवं उपयोगिता क्या है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे लिखोगे? भैया ये शक्ति के सदुपयोग में सहायक है, आपकी क्या शक्ति है उसको उपयोग कैसे कर सकते हैं उसमें सहायता करती है। अपनत्व की भावना विकास में जो है सहायक है, यानी कि हमारे अपनेपन का विकास करती है जब हम पाठ्य समय। सहगामी का मतलब क्या होता है कि साथ साथ करना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसमें आपसे कभी कभी क्वेश्चन अलग से बनता है, आंतरिक पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो आंतरिक जो है वो आपके स्कूल के अंदर अंदर होती हैं, जिसको हम जो है अपने स्कूल के अंदर, अपने कक्ष के अंदर, अपने विद्यालय के अंदर करेंगे, जिसमें नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रांकन, रंगाई, सजावट, क्ले मॉडलिंग, प्राथमिक चिकित्सा, सिलाई, रंगोली आयोजन, ये सारी की सारी जो है कार्य होते हैं आंतरिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। बाह्य सहगामी क्रियाओं में क्या होता है, जो कि बाहर आपको प्लेग्राउंड में दिखेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है आप रैलियों में देख सकते हो, बाहर मार्केटों में देख सकते हो, ये सारे के सारे जो होता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हो गया। भाषा और बोली में अंतर पूछता है आपसे, तो भाषा और बोली में क्या क्या अंतर हो सकते हैं, आमने सामने मैंने लिखा हुआ है तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। भाषा प्रयोगशाला के बारे में एक क्वेश्चन हमेशा बनेगा, उसको याद रखना है। तो भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, तो ये आपको समझाना होता है, जिसको हम डिजिटल केंद्र भी बोलते हैं, ठीक है। भाषा शिक्षण का एक डिजिटल केंद्र होता है, जिसमें अपनी भाषा, सॉरी, अपनी भाषा के अलावा जो है दूसरे भाषाओं का शिक्षण दिया जाता है, ठीक है। वो आप बोल करके या सुन करके भाषा का आदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे ये बोल के बताना चाहता है, ये अपने हाथ इसने खड़ा किया है कि ये मैंने सुन लिया है, मैं अब बताना चाहता हूँ। तो इस तरह से ये जो है भाषाओं का प्रयोगशाला होता है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब भाषा प्रयोगशाला के बारे में कई बार तो है आपसे अलग अलग डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं कि भैया ये किसकी परिभाषा है, ये किसकी परिभाषा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भाषा प्रयोगशाला के लाभ क्या होते हैं, तो भैया भाषा भाषा प्रयोगशाला जो है, इसके बेनिफिट्स जो आपसे हमेशा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, भाषा प्रयोगशाला के लाभ लिखिए। तो ये आपको बता देने हैं, ये बहुत सारे मैंने लाभ यहाँ पे बताए हुए हैं, तो इन लाभों को जो है यहाँ पे स्पष्ट भी किया गया है डायग्राम से, तो कि आप डायग्राम से समझ सकते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो है भाषा प्रयोगशाला किस तरह से काम करता है, जो बंदा बोल रहा है उसको जो है आइए माइक लगा के सुनते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर देखते भी हैं, ये सारे सारे लाभ होते हैं। आप जो है प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं कि क्या बोला जा रहा है, क्या सुनना है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से आप 5 7 8 पॉइंट जो आपको अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। लेखन कौशल के बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि लेखन कौशल क्या होता है, ठीक है, लेखन कौशल को समझाइए, तो आप जो है ये पॉइंटों को विचार में अपने ला सकते हैं। लेकिन लेखन कौशल के उद्देश्य आपसे जब पूछेगा तो आपको इन पॉइंटों को लिखना होगा। लेकिन लेखन कौशल के प्रकार बोलेगा तो ये ध्यान रखना है, लेखन कौशल के प्रकार पूछा जाता है कि लेखन के प्रकार बताइए, अनुलेख, प्रतिलेख, श्रुतलेख, सुलेख और रचनात्मक लेख। ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं। सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख की भूमिका पर प्रकाश डालिए कि आपसे अनुलेख का परिभाषा पूछ सकता है, प्रतिलेख का परिभाषा पूछ सकता है, श्रुतलेख क्या होता है, सुलेख क्या होता है, रचनात्मक लेख क्या होता है, इन सभी में परिभाषाएं पूछता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जो है अनुलेख के बारे में बताएंगे तो अनुलेख को जो है इन पॉइंटों के माध्यम से आप समझा सकते हैं। अनुलेख का अर्थ है किसी लिखावट के पीछे या बाद का लेख। ठीक है, यानी कि यहाँ हमने ये लिख दिया, ठीक है, हम जैसे छोटे बच्चों को दे देते हैं कि ABCDEF लिखना है, तो बच्चा क्या लिखेगा, वहाँ से F से स्टार्ट नहीं करेगा, वो फिर से ABCDEF, फिर ABCDEF, फिर ABCDEF, फिर ABCDEF, इस तरह से जो है उसका क्या करेगा, कॉपी करेगा, उसी को अनुलेख कहते हैं। ठीक है, हमारे लिखे हुए लिखावट के पीछे जो बच्चा लिखता है उसी को जो है अनुलेख कहा जाता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। इस तरह से प्रतिलेख क्या होता है, अब प्रतिलेख का अर्थ होता है लेख की प्रतिलिपि। अब आपने जो यहाँ पर बोर्ड में लिखा है तो बच्चा जो है, अब सब बच्चों को तो बोर्ड नहीं देंगे, सब बच्चों को तो बोर्ड पे नहीं बैठा सकते ना, तो क्या करेगा बच्चा, यहाँ पर जो आपने लिखा है उसका अनुसरण करेगा और जो है वो देख करके जो है अपनी कॉपी में लिखेगा। ठीक है, अपने रजिस्टर में लिखेगा, अपनी किताब में लिखेगा, जहाँ पे भी आप लिखवाना चाहते हैं वहाँ पे लिखेगा। तो इसी को प्रतिलेख या प्रतिलिपि कहते हैं, कॉपी जिसको बोलते हैं हम, फोटो कॉपी कराते हैं ना, तो क्या होता है कि हमने जो लिखा है उसकी वो कॉपी कर देता है, उसमें हमारे अक्षर नहीं होते हैं, जो आपने लिखा है या जिसकी हम कॉपी करा रहे हैं उसी के अक्षर होते हैं, उसी का जो है राइटिंग होती है, उसी के सारे अक्षर होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से आपसे पूछता है श्रुत लेख क्या होता है या श्रुत लेखन क्या होता है, तो आप जो है आप बोल रहे हैं और एक बच्चा जो है सुन करके फिर उसको लिख रहा है। श्रुत लेख का मतलब है सुन करके लिखे जाने वाले वाक्यों को जो है हम श्रुत लेख कहते हैं, या हम कहते हैं कि सुनकर लिखने को जो है श्रुत लेख कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो है ये लिख रहा है और यहाँ पे अध्यापक जो है बोल रहा है। सुलेख, जिसको हम कैलीग्राफी कहते हैं, तो सुलेख का मतलब क्या होता है कि अच्छे शब्दों को अच्छे तरीके से लिखना, अच्छे वाक्यों को, यानी सुंदर लेख को जो है सुलेख कहा जाता है। रचनात्मक लेख क्या है कि आप अपनी मर्जी से अपने दिमाग में सोच करके कुछ भी जो लिख रहे हैं सोच करके बिना कहीं देखे, उसी को रचनात्मक लेख कहते हैं। जैसे कहानियाँ बनती हैं, कविताएं बनती है, साथ ही साथ जो मूवीज़ बनती हैं, गाने बनते हैं, ये कोई ऐसा थोड़ी कि किसी कॉपी कर ली तो हो गया, नहीं, उसको रचनात्मक लेख कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से भाषा की पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे हम बताएंगे इसके सिद्धांत क्या होते हैं। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है, ये आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, किसके अनुसार कौन सा पाठ्यक्रम बोला गया है, तो आपको ध्यान रखना है। पाठ्य वस्तु या पाठ्यचर्या का अर्थ क्या होता है, ये आपको समझाना होता है, तो यहाँ पे किसके शब्दों में है ये भी बताया गया है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु में अंतर बताइए, जिसको करिकुलम और सिलेबस में अंतर, डिफरेंस की बात करते हैं, तो इस तरह से जो है इनके अंतरों को आप बता सकते हैं, ये अंतर है। आगे और भी अंतर है जो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। बाकी आप नोट्स लेना चाहें तो यहाँ पर जो मैंने मेंशन कर रखा है, MP DLED जो 24 का जो एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट ईयर का नोट्स 499 में उपलब्ध हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर लीजिए, बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, अभी समय है। ये छोटे से पैसे का दाम देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब इतना पैसे बर्बाद कर रहे हो तो यहाँ पे 400-500 रुपये आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखेंगे। लेकिन हाँ, ये विश्वास दिलाता हूँ, जिन बच्चों ने मेरे से फर्स्ट ईयर के नोट्स लिए थे, हमारे संस्थान से जो फर्स्ट ईयर के नोट्स लिए थे, आज वो बच्चे सेकंड ईयर के नोट्स लेने में बड़ा जरा सा भी नहीं हिचकिचा रहे, क्योंकि उनको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर के नोट्स लिए थे तो हम कामयाब हो चुके हैं। 80%, 86%, 85%, 90% बना चुके हैं, तो हम सेकंड ईयर के नोट्स से क्यों ना और भी बनाएं। और मैंने इन बच्चों को पहले भी हिदायत दी थी कि जब आप फर्स्ट ईयर के नोट्स ले रहे हो तो ध्यान रखना कि आप अपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना, जैसे कि आपका 801 है, 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, जो भी आपके कोर्स हैं इनको एग्जाम से पहले पढ़ लेना है। ऐसा नहीं कि आपका जिस दिन एग्जाम है तो आप 801 पढ़ के जा रहे हैं, आपका 802 का एग्जाम उस दिन 802 पढ़ के जा रहे हैं, जिस दिन आपका 803 का एग्जाम उस दिन 803 पढ़ के जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप गलती करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी बच्चे गलती करते हैं, और हमेशा मैं बताता हूँ
कि भैया आप ऐसी गलती मत करो, आप जो है इन क्वेश्चनों को जब भी पढ़ो तो मन लगा के, ध्यान लगा के पढ़ो, लेकिन एग्जाम से पहले पढ़ो। ठीक है, तो ये आप जो है अपने नोट्स ले सकते हैं, नोट्स मैंने अवेलेबल करा दिए हैं, और आपकी रिक्वेस्ट की वजह से ही ये नोट्स बहुत जल्दी अवेलेबल कराए गए हैं। अन्यथा ये जो आपके नोट्स थे ये आपके अप्रैल के बाद में आते, उस समय तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होती। तो आपको जितनी जल्दी जो है ये नोट्स प्राप्त करने हैं, वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जो चाहते हैं कि मैं प्रिंट आउट करा के पढूँ, मैं हाईलाइट करूँ कि किसका कथन क्या है, क्या मुझे याद करना है, कौन से पॉइंट को अंडरलाइन करना है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नोट्स जीपे या फ़ोन-पे करना है, नंबर आपके सामने है। और जैसे ही आप जीपे या फ़ोन-पे करते हैं, हमारे से तो हज़ारों बच्चों ने ले लिया है, लेकिन जो बच्चे बचे हुए हैं, जो लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे जो है जीपे या फ़ोन-पे कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये करते हैं, तो अपना स्क्रीनशॉट जो आपने पेमेंट किया है, उसका स्क्रीनशॉट जो है मुझे भेज दीजिएगा। जो नंबर हमने अभी डिस्प्ले किया हुआ है, ये नंबर जो है व्हाट्सएप का है, और यही जीपे का है, यही फ़ोनपे का है। इस नंबर पे जैसे ही आप अपना स्क्रीनशॉट भेजते हैं, इमीडिएट जो है आपको जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, तो अपने आप सिस्टम प्रोसेस हो जाता है, और आपके नोट्स जो हैं अपने आप जो है आपके उसी व्हाट्सएप नंबर पे जिससे आपने हमें कॉन्टैक्ट किया है, वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे नोट्स कैसे परचेज करने हैं। आगे जो है ह्रस्व स्वर क्या होता है, इसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो क्या बताओगे, तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ध्यान रखना है कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। तो ह्रस्व स्वर जो है जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, ध्यान रखना है कि ये 4 होते हैं। आपसे पूछा जाएगा ह्रस्व स्वर के प्रकार बताइए, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। अ, ई, उ और री। ठीक है, बहुत ही कम मतलब टाइम में हम बोल देते हैं इनको। ठीक है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो दीर्घ स्वर को जो है हमारे को ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। ये ध्यान रखना है कि दुगना समय लगता है, किससे? ह्रस्व स्वर से। तो इन्हीं को दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी कि ज़्यादा टाइम लगेगा। और इसमें क्या आता है? अ की जगह आ जाएगा, छोटी ई की जगह ई आ जाएगा, छोटे ऊ की जगह ऊ आ जाता है, फिर बाकी ए ओ औ ये सारे आ जाते हैं। ठीक है। भाषा अर्जन के कोई सिद्धांत लिखिए, तो भाषा अर्जन के सिद्धांत जो है आप बता सकते हैं कि भाषा अर्जन का सिद्धांत क्या होता है। रुचि जागृत करने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, ये सारी चीज़ें जो है आपको बतानी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पॉइंट लिख दो। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत क्या होता है, अनुबंधन का सिद्धांत क्या होता है, अनुकरण का सिद्धांत क्या होता है, और जीवन समन्वय का सिद्धांत क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर का सिद्धांत क्या होता है। ये सारे पॉइंटों को आपको पढ़ना होगा। याद रखिएगा, एक भी अगर विषय आप छोड़ के सोचते हैं कि मैं तो जिस दिन जो एग्ज़ाम होगा उस दिन मैं वही पढ़ूंगा, तो ये गलती मत करना। अभी बता रहा हूँ, हर बार बताता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ गलती मत करना। सारे विषय को आपको पढ़ना होगा एग्जाम से पहले। और जितना जितना आप रिवीजन कर सकते हो, 3 बार 4 बार 5 बार, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट्स का, उतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। भाषा के 4 प्रमुख कौशल क्या हैं? तो भाषा के प्रमुख कौशल क्या हैं, ये भी ध्यान रखना है। और भाषा के 4 प्रमुख कौशल होते हैं: श्रवण, मौखिक, पठन और लेखन। ठीक है। LSRW बोलते हैं इसको। अभी हम जब इंग्लिश का पेपर जो देखेंगे, पैडागोजी देखेंगे या फिर आपका दूसरा देखेंगे, तो उसमें हम इसको डिस्कस भी करेंगे। वहाँ पे भी ये क्वेश्चन बनता है। ऐसा भाषा वाला जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जितने भी भाषा क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये इंग्लिश में बनेंगे। तो यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे इंग्लिश में आपको लिखना होगा, यहाँ पे हिंदी में लिखना होता है। भाषा कौशल से क्या तात्पर्य होता है? भाषा की आवश्यकता है, महत्व को बताइए। भाषा आपको परेशान कर देगा, तो इसीलिए विश्वास दिला रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चों, बालकों, विद्यार्थियों, मेरी बात मान लो और थोड़ा सा अभी से एग्ज़ाम की तैयारी में थोड़ा सा जुट जाओ। ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आपको रिजल्ट बनाना है, मुझे तो बनाना नहीं है, आपको पता है। तो रिजल्ट आपको बनाना है। मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि आप रिजल्ट जो है 90% ले जा सकते हो, 95 भी आ सकते हैं। लेकिन आपको विश्वास करना होगा कि आपको ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ना होगा, अभी से तैयार कर लेना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा जाता है? त्रिभाषा सूत्र क्या है, जो कि मैंने आज आगे डिस्कस कर दिया है। बाकी तो आप यहाँ पे अगर आपसे थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछता है, तो आप बता सकते हो कि 2 नंबर में ये लिखना है मुझे, या 3 नंबर में ये लिखना है मुझे। राजभाषा के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में क्या उल्लेख किया गया है, वो लिखना है। तो ये सारी सारी चीज़ें उसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 क्या कहता है, 343 क्या कहता है, यहाँ पे लिखा गया है। भाषाई कौशलों के प्रकार को सविस्तार समझाइए। श्रवण कौशल होता है, श्रवण कौशल के विकास विकास के तत्व क्या हो सकते हैं। श्रवण में बाधाएं क्या होती हैं, अलग से क्वेश्चन बनता है। भाषा कौशल क्या होती है, अलग से क्वेश्चन बनता है। भाषा कौशल के विकास के महत्व तत्व क्या होते हैं, ये अलग से क्वेश्चन बनता है। अगर आपसे पूछता है तो आप जो है इसमें सारा कुछ लिखोगे, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। सविस्तार का मतलब होता है 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है।
इसके अलावा भाषा कौशल के विकास के तत्व आपने देख लिए। भाषा कौशल में बाधाएं कौन सी आती है, पठन कौशल कैसा होता है, क्या होता है, पठन कौशल की शैली क्या होती है, पठन मुद्रा क्या होती है, पठन कौशल के उद्देश्य क्या हैं, लेखन या लिखना कौशल क्या होती है, ठीक है, लेखन कौशल के उद्देश्य बताइए। तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको थोड़ा सा पढ़ लेना है। फिर आपके एमसीक्यू बनते हैं, जिनके एमसीक्यू के मैंने यहाँ पर राइटिंग में जो है इसके आंसर्स टिक कर दिए हैं, आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। भाषा क्या है, भाषा के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो भाषा जो है संप्रेषण का साधन है, सामाजिक प्रक्रिया का आधार है, चिंतन का माध्यम है, साथ ही साथ जो है ये संस्कृति और सॉरी, भाषा संस्कृति का आधार, और भाषा एवं संस्कृति भी एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं भाषा जो है संस्कृति का आधार होती है। तो यहाँ पर जो है ये मेन पॉइंट बन जाता है। भाषा साहित्य का आधार भी है। भाषा की प्रकृति एवं विशेषता बताइए। भाषा की प्रकृति बता सकते हैं, इस माध्यम से विशेषताएं बता सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस तरह के क्वेश्चन ही दिखेंगे आपको, केवल भाषा भाषा भाषा, बस भाषा के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगी। भाषा कैसे निर्मित होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हमेशा। पशु और मानव के बीच क्या अंतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में आया था। भाषा की दो परिभाषा दीजिए। भाषा की कौन सी दो परिभाषाएं आप लिख सकते हैं, पतंजलि के अनुसार, स्वीट के अनुसार, और सुमित्रानंदन के अनुसार जो है श्याम सुंदर दुबे के अनुसार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं श्याम सुंदर दास के अनुसार। भाषा का हम मानवीकरण क्यों आवश्यक है, यानी कि मानवीकरण का मतलब होता है कि वो जो जरूरत है कि हमें क्या बोलना है, तो उसमें मानवीकरण किया जाता है। और साथ ही साथ मानक भाषा और अमानक भाषा में क्या अंतर होता है, ये मानक भाषा है, ठीक है, यहाँ पर, और ये है अमानक भाषा। तो दोनों में आप जो है टेबुलर फॉर्म में बता सकते हैं, इधर लिख करके बता सकते हैं भैया मानक भाषा के इधर, और अमानक भाषा इधर लिख सकते हो। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ये भी चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे आ जाइए। श्रवण कौशल में कितनी शाक्तियाँ समाहित होती हैं, और साथ ही साथ भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मैंने बताया था आपको। मैंने बताया था कि बड़े क्वेश्चन में से छोटा क्वेश्चन ज़्यादा बनाए जाते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। फिर आपके एमसीक्यू बनते हैं, जिनका मैंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, देख सकते हो आप, सारे आंसर्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आंसर्स दिए गए हैं इसको ध्यान रखना है। संस्कृत ये सारे एमसीक्यू हो गए आपके। बड़े क्वेश्चन और में आ जाता है सस्वर वाचन और मौन वाचन, जो कि हमने अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, सस्वर वाचन क्या होता है, मौन वाचन क्या होता है। बिल्कुल पूछेगा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे। पठन के प्रकार कौन से होते हैं, तो मैंने बताया था आपको, व्यक्तिगत पठन होता है, सामूहिक पठन होता है, ये दो प्रकार तो होते हैं। उसके अलावा जो है अभिव्यक्ति के आधार पर पठन कैसे होते हैं, तो अभिव्यक्ति के आधार पर सस्वर वाचन और मौन पठन, यानी कि सस्वर पठन या फिर मौन वचन या मौन पठन। ठीक है, अब इसमें भी आदर्श है, अनुकरण है, और सम वेतक वाचन है, समूह के छात्रों के द्वारा जो किया जाता है। तो इस तरह से आप द्रुत वाचन और गंभीर मौन पठन जो है आप बता सकते हैं। सामान्य मौन पठन भी होता है, लेकिन मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में उसको याद रखना, उससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। भाषा की प्रकृति और विशेषताएं क्या हो सकती हैं, तो ये सारे पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं। भाषा शिक्षण के महत्व को समझाइए। भाषा शिक्षण के ये महत्व होते हैं, आप इनको समझा सकते हैं। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को लिखिए। भाषा शिक्षण के ये सारे उद्देश्य हैं जिनको आप यहाँ पे मेंशन किया गया है। और माध्यमिक स्तर पे ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको घुमाया क्या जाता है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य जो है माध्यमिक स्तर पे लिखिए या फिर सीनियर स्तर पे लिखिए। तो आपको जो है दोनों स्तर पे जो है ये पॉइंटों को लिखना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको जो सोपान लिखने हैं। मूल्यांकन उपागम को किसने दिया, ये आपको बता देना है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी बनते हैं, तो ये आपको देखने हैं और याद करने हैं। बाकी मेरे को ज़रूरत नहीं आपको इतना ज़्यादा समझाने की कि आप जो है क्या देखेंगे और क्या पढ़ेंगे। जो मैंने समझाने की कोशिश की, जहाँ पर आपको त्रुटि लग सकती थी, जहाँ पे आपको समस्या आ सकती थी, मैंने वहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। और जहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिखे हुए हैं, जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आप उसको रटिए या फिर किसी हिसाब से पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना ही होगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जितना समय से पहले आप जो है इन नोट्स को तैयार कर लेते हैं, जितनी जल्दी तैयार करेंगे, जो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, बस आपको इतने से ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। परंतु ध्यान रखिएगा, आपको सारे विषय को एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेने होंगे। ये सारे क्वेश्चंस को एग्ज़ाम से पहले पढ़ ले होंगे, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको इनको पढ़ के तैयार कर लेना होगा। अन्यथा जो है आपको थोड़ा सा प्रभावी परिणाम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर के नोट्स मैंने बता दिया। अभी जो फर्स्ट ईयर का वीडियो देख रहे हो 499 में उपलब्ध है। जितनी जल्दी आप जो है इन वीडियोज़ को तैयार कर लेते हो, उतना बेहतरीन होगा आपके लिए। सेकेंड ईयर के विद्यार्थी तो जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि हमसे फर्स्ट ईयर के वो नोट्स ले चुके थे। तो जिन्होंने लिया था वो सेकेंड ईयर के नोट्स जो है कंटिन्यूस ले रहे हैं।
599 में उनका उपलब्ध है। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि हमारे जो संस्थान हैं वो इसके प्राइजेस को इंक्रीज़ कर दे। तो आशा करता हूँ कि आप वो प्राइजेस से इंक्रीज़ करने से पहले ही जो है आप जो है अपने सब्जेक्ट से पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लेंगे। जी पे या फ़ोन पे करना है, नंबर आपके सामने डिस्प्ले है। इसी नंबर पे जो है आपको केवल स्क्रीनशॉट भेज देना कि आपने पेमेंट कर दिया है। जैसे ही आपका स्क्रीनशॉट आएगा, इमीडिएट जो है आपके पास व्हाट्सएप पे पीडीएफ नोट्स की प्राप्ति हो जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की। विश्वास करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन सीखा होगा और आने वाले समय में जितने भी वीडियोस बन रहे हैं उनको और बेहतरीन तरीके से समझोगे। ज़्यादातर समस्याएं जो होंगी उसको सुलझाने की प्रयास जो है हमारी टीम लगातार कर रही है और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको विश्वास दिलाता हूं डीएलएड का परीक्षा ऐसे पास करोगे जैसे कि 5वीं की परीक्षा हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। लेकिन पढ़ते रहिए, सतर्क रहिए, अपने नोट्स को जल्द से जल्द तैयार कर लीजिए अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करके जो है आप उसका प्रिंट आउट करके हाईलाइट करिए अपने सिस्टम को, अपने अंडरलाइन करिए अपने नोट्स को, और वहाँ पे जो जो परिभाषाएं दी गई हैं, जो जो कथन हैं, जो जो ईयर्स हैं, जो जो चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ सर ने ऐसा बोला था ये करना चाहिए, तो उसको करिए। आपके पास समय बहुत कम है, 2 महीने बाद आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, 2 महीने भी अब बचेंगे नहीं। तो आशा करता हूँ कि ये महीना ख़त्म हो चुका तो एटलीस्ट 2 महीने का आसपास मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप जो है थोड़ा सतर्क रहें और समझें अपने आप को कि आपने बहुत सारा मेहनत किया है अपने आप को इस मुकाम पर पहुंचाने का, और वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी असावधानी ना करें। जो भी है अब आपको कर देना है, 1-2 महीने की बात है, फिर उसके बाद आपके पास में आपकी सक्सेस है। आप जहां चाहें वहां जाइए और अपने आप को आजमाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।